हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्स को लेकर, यानी कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू निवेश करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्सेस और चार्जेस लगते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी और किसी ब्रोकर के थ्रू जब मैं इन्वेस्ट या ट्रेडिंग किया करता था तो मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे चार्जेस और टैक्सेस लग जाते थे मुझे पता ही नहीं चल पाता था। मेरी जो ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉफिट पहले होती थी तो मुझे चार्जेस और टैक्सेस ही इतने लग जाते थे कि मतलब मुझे जितनी प्रॉफिट हुई थी वो सब तो जाते ही थे और मैंने जितने पैसे लगाए थे ट्रेडिंग में उससे भी कुछ पैसे चले जाते थे। यानी कि केवल टैक्सेस और चार्जेस की वजह से ही मैं ओवरऑल प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस में होता था। इसलिए जब मुझे टैक्सेस और चार्जेस के बारे में ठीक से पता चला कि कैसे ब्रोकर्स ये टैक्सेस और चार्जेस को हमसे लेते हैं, उसके बाद से मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई उसमें यह था कि मैं इतने पैसे से ट्रेड या इन्वेस्ट करूंगा तो फिर मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो फिर मुझे इतने टैक्सेस और चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सब मैं कैलकुलेशन करने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे इस चीज़ को समझने में, यानी कि टैक्सेस कैसे लग रहे हैं या ब्रोकरेज कैसे कैसे देना पड़ रहा है, इसमें थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अब आपको इस चीज़ में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी टैक्सेस देने होते हैं उसे डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट व ट्रेडिंग में किन किन तरीकों से चार्जेस और टैक्सेस देने होते हैं, आइए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको देना होता है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस, है ना। अब देखिए ये जो चार्जेस होते हैं ना, हर ब्रोकर के पास अलग अलग हो सकती है ना, और जो इसकी रेंज है वो 100 रुपये से 500 रुपये तक होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जो कि आपको किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे बनाना होता है, तो आपको शुरुआत में इसके कुछ ओपनिंग फीस देनी होती है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि हम लोगों का मतलब हम सब का फ्री में ही डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देते हैं, और कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि इनके कुछ चार्जेस लेते हैं। तो आपको कितनी डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस देनी पड़ेगी यही इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो लोगों का डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस एकदम फ्री रखते हैं, वो कोई भी चार्ज यानी कि कोई भी फीस नहीं लेते हैं। जबकि कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं और उनकी रेंज 100 रुपये से 500 रुपये तक हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर जो सेकेंड टाइप के चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं वो होते हैं MC चार्जेस, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि आपको देने होते हैं 300 रुपये से 900 रुपये के बीच, है ना। यानी कि इन्हीं के बीच ये चार्जेस होते हैं। अब आपको MC चार्जेस कितना देना है ये भी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने किस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है ना। कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो अपना MC चार्जेस बिल्कुल फ्री रखते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। जबकि कई ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो MC चार्जेस लेते हैं जिसकी रेंज होती है 300 रुपये से 900 रुपये तक, इसके बीच में ही MC चार्जेस देने होते हैं। और ये भी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने किस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। और कई ब्रोकर्स तो चार्ज लेते भी नहीं है, ठीक है ना। फिर जो थर्ड टाइप के चार्जेस होते हैं वो होते हैं बाय एंड सेल चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी कंपनी की शेयर में बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। क्या आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपने जितने शेयर्स को बाय किया तो उसमें भी आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्ज देने होंगे, और फिर जो आपने जितने शेयर बेचे इसमें भी आपको टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। अब ये हर ब्रोकर का अलग अलग हो सकता है, जैसे कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को देने हैं वो तो फिक्स रहते हैं ना। सारे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे टैक्सेस तो फिक्स रहते ही है जो कि सरकार के पास सीधा चली जाएगी। लेकिन सारे ब्रोकर के जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग ब्रोकर्स अपने हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं और ये दोनों चार्जेस आपको बाय एंड सेल दोनों में देने होते हैं। फिर आप चाहे ट्रेडिंग करें या फिर आप डिलीवरी में कोई शेयर बाय करें यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, आपको बाय एंड सेल दोनों में ही ये टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना।
अब जो चौथे टाइप के चार्जेस होते हैं वो होते हैं डीपी चार्जेस, और ये चार्जेस देना बहुत ही कंपलसरी होता है हर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। अब होता क्या है ना कि जब भी आप किसी शेयर को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, यानी कि आपने डिलीवरी में शेयर बाय किया, फिर उसे आपने लॉन्ग टर्म तक मतलब होल्ड किया। अब होल्ड करने के बाद जब आप उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो उसमें आपको टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे सरकार को, लेकिन उसके ऊपर भी आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 10 रुपए से 20 रुपए तक के बीच में होता है। ये वो चार्जेस होता है जो कि आपके कंपनी के शेयर को सेफली जो रखा गया है ना, अच्छा से जो रखा गया डिजिटली फॉर्म में, तो उसके ऊपर जो चार्ज लग रहे हैं वही होती है ये डीपी चार्जेस, जो कि 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि मतलब अलग अलग दिन में और अलग अलग कंपनी के शेयर बेचने में ये चार्जेस लगते हैं। जैसे कि मैं आपको इस बात को एकदम डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यदि आप एक ही दिन में सेम कंपनी की जितनी भी शेयर को सेल करते हैं तो उस पर जो आपको डीपी चार्जेस देने होते हैं वो एक ही बार देना होता है, जो कि आपकी डिसाइड की गई है कि आपको कितना देना है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप एक ही दिन में डिफरेंट कंपनी की शेयर को सेल करते हैं तो आपको मतलब अलग अलग डीपी चार्जेस देने होंगे। जैसे कि मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक ही दिन में 2 कंपनी के शेयर्स को बेचा तो आपको 2 अलग अलग डीपी चार्जेस देने होंगे। लेकिन आपने एक ही दिन में सेम कंपनी की ही शेयर्स को बेचा, चाहे आपने कितनी भी शेयर्स को क्यों ना बेचा हो, तो आपको डीपी चार्जेस एक ही बार लगेगा। और वहीं आपने सेम कंपनी की शेयर को अलग अलग दिन बेचा है तो आपको अलग अलग डीपी चार्जेस देने होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो आखिरी में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चार्जेस होते हैं वो होते हैं टैक्सेस। ये तो सरकार को आपको देनी पड़ते हैं। अब टैक्सेस यहाँ पे 2 तरीके से लगता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो अभी टैक्सेस लग रहे थे वो आपके ट्रांजैक्शन में मतलब टैक्सेस लग रहे हैं ना, कि आपने शेयर्स बाय किया फिर आपने सेल किया, तो जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, शेयर्स की बाय सेलिंग जो आप कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जो टैक्स आपको लगता है वो आपके प्रॉफिट पे लगता है, यानी कि जो प्रॉफिट आपने कमाए हैं उस पर आपको टैक्स देने ही पड़ेंगे, है ना। अब ये टैक्स 2 तरीके से लगता है, एक होता है आपका एसटीसीजी टैक्स और एक होता है आपका एलटीसीजी टैक्स। एसटीसीजी टैक्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एलटीसीजी टैक्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैसे लगता है जरा इस बात को समझिए। जैसे कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर को 1 साल से कम होल्ड किया, तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को 1 साल से कम होल्ड करते हैं और उसे बेच देते हैं तो आपको जो उसमें प्रॉफिट हुई थी उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एसटीसीजी टैक्स लग जाएगी, जो कि होगी क्लियर कट 15%, है ना। मैं आपको उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। जैसे कि कोई कंपनी है एबी लिमिटेड, ठीक है ना, और आपने 10 साल तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड किया, फिर आपने इस कंपनी के शेयर को बेच दिया और इस कंपनी में आपको प्रॉफिट हुई थी 1 लाख रुपए की, तो आपको इस कंपनी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि होगी 15% वो लग जाएगी। यानी कि 1 लाख का 15% कितनी हुई, वो हुई 15,000 रुपए। तो इतने आपको टैक्स देने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट पे, ठीक है ना। अब होती है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये वो टैक्सेस होते हैं जो 1 साल के बाद आपके प्रॉफिट पे लगते हैं, यानी कि आपने किसी कंपनी के शेयर को बाय किया और उसे आपने 1 साल से अधिक होल्ड किया, फिर प्रॉफिट होने पर आपने उसे बेच दिया, तो उस प्रॉफिट पे जो आपको टैक्स लगेगा उसे हम कहेंगे एलटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होती है 10%, है ना। और अप टू 1 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। आइए मैं आपको उदाहरण के लिए इस चीज को समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक्स वाई लिमिटेड किसी कंपनी में निवेश किया है और आपने इस कंपनी के शेयर को 1 साल के बाद बेच दिया और आपको इस कंपनी के शेयर में प्रॉफिट हो रही थी 1,80,000 रुपए, है ना। तो जो आपकी 1 लाख की प्रॉफिट हुई है इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये टैक्स में छूट होती है, मतलब माफ होती है टैक्स, ठीक है ना। इस टैक्स को क्षमा कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो ये बाकी के जो 80,000 रुपए की जो टैक्स है इसमें आपको 10% का टैक्स देना होगा, जो कि होगी 8,000 रुपए की एलटीसीजी टैक्स। तो ये सारे टैक्सेस और चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं वहां आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।